तो आज का जो हमारा यूनिट है पोस्ट आर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 5, जो कि ड्रग यूज इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर सेक्शन ए, इसको आज हम पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे साथ मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि सिक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स आर। कहते हैं कि हमारे साथ जो पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं, पेनक्रियाज में मौजूद हमारे साथ क्या होते हैं, आइसलेट ऑफ लिंगरहन। उस आइसलेट ऑफ लिंगरहन में हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, सोमेटोस्टेटिन सेल और एफ सेल। ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बीटा सेल्स की बात करें तो बीटा सेल्स ये इंसुलिन के वो सेल्स है, ये पेनक्रियाज के वो सेल्स है जो कि क्या करती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन करती है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है और फिर उसको सिक्रीट करती है। ठीक है, इसके अलावा और इसके फंक्शन ये है कि इंसुलिन प्रोडक्शन सिक्रीशन के अलावा ये सी पेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे साथ आइसलेट इमालाइट पॉलीपेप्टाइड्स जो है ना, इनकी क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो कॉमनली जो मेन चीज़ है वो इंसुलिन है। इसके अलावा बाकी जो प्रोडक्शन करती है मुख्तलिफ सेल्स की, तो वो ऑलरेडी नेम्स दिए गए हैं। MCQ 2 में कहते हैं कि इंसुलिन क्या है, ये असल में हमारे साथ प्रोटीन, स्मॉल प्रोटीन से बने हुए मोलिक्यूलर वेट इनका 5808 होता है, जो कि एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए क्या हुए होते हैं, लिंक हुए होते हैं। तो ये एक हमारे साथ क्या बनता है, एक मैक्रोमोलिक्यूल बनता है। ठीक है, इंसुलिन इंसुलिन किस चीज़ से बना है, प्रोटीन से बने हैं। इनका मोलिकुलर वेट क्या है, 5808। और बहुत सारे प्रोटीन एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के जरिए ज्वाइंट हुए होते हैं, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड लिंकेज। 3 में कहते हैं कि इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड, हैंस ये हमारे साथ पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, तो इस वजह से गैस्ट्रिक जूस की वजह से, गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारे साथ एसिडिक होता है, इसका पीएच लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो इस वजह से पीएच हाई होता है, लो होता है, तो इस वजह से एसिडिक होता है। एसिडिक होने की वजह से प्रोटीन का जो कंपोजिशन होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन ओवरऑल क्या हो जाती है, डैमेज होती आती है, डिनेचर हो जाती है। 4 में कहते हैं कि बोविन इंसुलिन इज लेस एंटीजेनिक देन पोर्किन, दिस कंसिडरेशन इज। ये मुख्तलिफ इंसुलिन के नाम है। ठीक है, कहते हैं कि जो बोविन इंसुलिन है ये पोर्किन इंसुलिन के बनिस्बत थोड़े से कम होते हैं एंड लेस एंटीजेनिक होते हैं। तो कहते हैं कि आपके ख्याल में ये बात ठीक है कि नहीं, तो ये हमारे साथ गलत बात है। ठीक है, 5 में कहते हैं कि इंसुलिन काजेज रिडक्शन इन ब्लड शुगर लेवल बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इंसुलिन का काम ये होता है कि ये हमारे खून में मौजूद इजाफी जो शुगर जो मिठास की मकदार होती है उसको क्या करती है, घटाने में रोल प्ले करती है। तो इनका काम ये होता है, इनका काम ये होता है कि ये कैसे घटाती है। पहले काम इसका ये होता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल होता है या एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, तो सेल के ज़रिए उसको जो है ना खून से लेके लिवर और मसल की तरफ उसको ट्रांसपोर्ट करती है और वहाँ पर इसको जो है ना कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में। ठीक है, जो कि हमारे साथ स्टोर फॉर्म है ग्लूकोज का। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो है ना क्या करती हैं, जब हमें जो है ना ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, ग्लूकोज की या एनर्जी की, तो ये क्या करती है, उसी स्टोर ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म करती है और उससे ग्लूकोज बनाती है और ग्लूकोज की मजीद मेटाबॉलिज्म करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है उसको भी ये क्या करती है, ख़त्म करती हैं। इसके साथ साथ डिक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, तो ये काम जो है ना इंसुलिन का नहीं होता। तो इस वजह से इस ऑप्शन डी के अलावा बाकी तीनों फंक्शन जो है ना ये क्या करती है, इंसुलिन परफॉर्म करती है। 6 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ग्लूकेगोन। तो ग्लूकोगोन जो है ये आपके पेनक्रियाटिक जो अल्फा सेल्स होते हैं, तो अल्फा सेल जो है ना ग्लूकोगॉन की प्रोडक्शन भी करती हैं और इसको सिक्रीट भी करती हैं।
जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, हमारे खून में शुगर की कमी होती है, तो इसके नतीजे में सिग्नल जाते हैं हमारे पेनक्रियास के अल्फा सेल्स में, जिसकी वजह से अल्फा सेल ग्लूकेगॉन हार्मोन्स की प्रोडक्शन और इसकी सिक्रीशन इंक्रीज कर देती है, जिसके बाद फिर ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है और ग्लूकोज की जो मकदार है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। सो कैसे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है? हमारे लिवर और मसल में जो स्टोर फॉर्म में ग्लूकोज होता है, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, तो उस ग्लाइकोजन की ये ब्रेक डाउन शुरू कर देती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस के ज़रिए, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन कन्वर्ट होना ग्लूकोज में शुरू हो जाती है और इसी तरह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल वापस नॉर्मल मकदार में आ जाती है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारे साथ क्या है? स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर। मतलब ये है कि अगर खून में ग्लूकोज की कमी है, अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, तो ये क्या करती है? प्रोटीन और लिपिड को इस्तेमाल करते हुए उससे ग्लूकोज बनाती है और खून में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको नॉर्मलाइज करती है, उसको अपने नॉर्मल मकदार में लाने की कोशिश करती है। अच्छा जी, MCQ 7 की तरफ आ जाते हैं। MCQ 7 में कहते हैं कि इंसुलिन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर बाय, तो ओरल रूट के जरिए इंसुलिन हम नहीं दे सकते। अच्छा जी, 8 में कहते हैं कि सोर्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन आर, ह्यूमन इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है इसका जो सोर्स है क्या है? वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के जरिए जो है ना, हम प्रो इंसुलिन जीन जो है वो क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं इस्चेरिचिया कोलाई और फंजाई में, जिसके बाद जो है ना हमारे साथ जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन होती है। इस्चेरिचिया कोलाई ये हमारे साथ क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे गट्स में भी पाया जाता है। ये जो है ना, ये कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म के ज़रिए खुद भी हमारी बॉडी से फ़ायदा लेती है और हमारी बॉडी को भी मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन को प्रोड्यूस करते हुए देती हैं और कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती नॉर्मल कंडीशन में। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा? एक्यूरेट आएगा। 9 में कहते हैं कि द प्राइमरी रीजन फॉर अ फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब ह्यूमन इंसुलिन इज दैट, कहते हैं कि जो फिजिशियन होते हैं ये ह्यूमन इंसुलिन को प्रिस्क्राइब इसलिए करते हैं क्योंकि इट कैन बी गिवन टू पेशेंट हु हैव एलर्जी टू एनिमल इंसुलिन, क्योंकि ऐसे पेशेंट जिनको एनिमल इंसुलिन को यूज़ करने से एलर्जी होती है, तो ऐसे पेशेंट को हम ह्यूमन इंसुलिन पर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है ना डॉक्टर प्राइमरली ह्यूमन इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर में कहते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कहते हैं कि हमारे साथ जो क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन होते हैं, तो इसके बारे में जो सही स्टेटमेंट है वो तमाम ठीक है सिवाय एक के। तो वो जो एक जो कि गलत है वो क्या है? वो ये है कि इट कैन बी एडमिनिस्टर ऑरली। तो इंसुलिन तो ऑलरेडी स्टार्ट में हमने बात की कि ऑरली हम नहीं दे सकते, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें आपके पास क्या आएगा? ठीक आएगा। 11 में कहते हैं कि डायबिटिक कोमा इज ट्रीटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट? डायबिटिक कोमा जो है ना, हम क्रिस्टलाइन इंसुलिन के ज़रिए जो है ना इसकी इलाज हम करते हैं। ट्वेल्थ में कहते हैं कि सल्फोनाइल यूरेज एक्ट बाय, सल्फोनाइल यूरेज का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है? कैसे ये काम करता है? ये जो है ना बीटा आइसोलेट लंगरहन को स्टिमुलेट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करे, जिससे इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और फिर ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल की मेटाबॉलिज्म होती है, जिससे ओवरऑल ग्लूकोज लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होना, नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो जो सल्फोनाइल यूरेज है ये क्या करती है? ये हमारे पैनक्रियाटिक जो बीटा सेल्स है इसको क्या करती है? स्टिमुलेट करने का काम करती है, ठीक है। अच्छा जी, 13 में कहते हैं कि सल्फोनाइल यूरेज आर इफेक्टिव इन टोटली इंसुलिन डिफिशिएंट पेशेंट, दिस कंसिडरेशन इज, टोटली इंसुलिन डिफिशिएंट पेशेंट से मुराद ये है कि वो पेशेंट जो कि मुकम्मल तौर पर इंसुलिन पर डिपेंड करते हैं, या जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं जिनके बीटा सेल मुकम्मल तौर पर क्या हुए होते हैं? डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो अगर बीटा सेल मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो फिर ये जो ड्रग्स हम देते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बीटा सेल तो तबाह हो चुके हैं। तो इस वजह से ये बात हमारे साथ क्या है? गलत साबित होती है। तो हम जो है ना टोटली डिपेंडेंट पेशेंट को हम ये इंसुलिन
नहीं दे सकते। टाइप 2 के जितने पेशेंट हैं उनको हम जो सल्फोनाइल यूरेज मेडिसिन है ये हम क्या करते हैं देते हैं, जिसकी कॉमन नेम क्या है, ओरिनेज नेम से ये आता है। 14 में कहते हैं करंटली यूज सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरेज इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कहते हैं कि हमारे साथ करंटली जो सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरेज है जो कि यूज होते हैं कॉमनली, तो उसमें हमारे साथ तमाम आते हैं सिवाय एक के जो कि सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरेज में नहीं आते। तो वो एक हमारे साथ कौन सा है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन डी है, टोलब्यूटामाइड। टोलब्यूटामाइड जिसको कॉमनली ब्रांड नेम ओरिनेज से जाना जाता है, ठीक है, तो ये हमारे साथ नहीं आता, बाकी सारे आते हैं। 15 में कहते हैं कि करंटली यूज ओरल हाइपोग्लाइसीमिक थायोलिडिनिडाइंस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कहते हैं कि करंटली जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक थायोलिडिनिडाइंस हम देते हैं तो उसमें हमारे साथ तमाम इसके क्लासेस मेंबर आते हैं सिवाय एक। तो ऑप्शन सी जो है जो कि हमारे साथ क्या है, ट्रोग्लेटाजोन। ट्रोग्लेटाजोन ये हमारे साथ थायोलिडिनिडाइंस की क्लास में नहीं आते, बाकी पियोग्लेटाजोन हो गए, ठीक है, इसके अलावा रोसिग्लेटाजोन हो गए, ये हमारे साथ आते हैं, बाकी ये ट्रोग्लेटाजोन नहीं आते। 16 में कहते हैं कि थायोलिडिनिडाइंस एक्ट बाय, थायोलिडिनिडाइंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, काम करने का तरीका कैसा है, तो इनका काम करने का तरीका ऐसा है कि ये क्या करती है, diminish insulin resistance by increasing glucose uptake and metabolism in muscles and adipose tissue, मतलब ये है कि ये इंसुलिन सेंसिटाइजर के तौर पर रोल प्ले करती है। जब ये थायोलिडिनिडाइंस हम लेते हैं तो ये क्या करती है, ये हमारे ब्लड में बॉडी में जो थोड़ी सी मिकदार में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उस इंसुलिन के सामने एक एक ग्लूकोज को पकड़ के उसके सामने लाती है ताकि इंसुलिन जो है ना उसकी मुकम्मल मेटाबॉलिज्म करे और जो ग्लूकोज लेवल है वो नीचे आ जाए, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। 17 में कहते हैं कि करंटली यूज अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, हमारे साथ जो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है जो कि हमारे साथ जो ग्लूकोसिडेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटीज़ को क्या करती है, रोकती है, इनहिबिट करती है, स्टॉप करती हैं, तो उसमें हमारे साथ तमाम आते हैं सिवाय एक के। तो पायोग्लिटाजोन जो है ये हमारे साथ अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स में नहीं आते, बाकी एक कार्बोज हो गए, मिग्लिटोल्स हो गए, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। 18 में कहते हैं कि अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर एक्ट बाय, इनका काम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग ऑफ इंटेस्टिनल अल्फा ग्लूकोसिडेज जो कि हमारे साथ एंजाइम है, एंड मॉड्यूलेटिंग द पोस्ट ब्रेंडियल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्च एंड डाइसेक्राइड, ठीक है। मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी में या इंटेस्टाइन में जो अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम होते हैं, तो इसको एक्टिवेट होने से जो है ना, इसको एक्टिवेट होने से रोकने में जो हमारे साथ अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर होते हैं इनका क्या होता है, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। देखें सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स होते हैं ना, तो ये ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन होते हैं जो कि हम टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको देते हैं। इसका जो काम करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि ये जो अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम होते हैं जिनका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करना, जिससे फिर हमारे साथ ग्लूकोज बनते हैं। तो ये एंजाइम जो है ना असल में हम इस अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर के ज़रिए क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है वो जल्दी से ना हो, ठीक है, और ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो है वो ना हो। तो इससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो फिर जल्दी
नहीं बढ़ता। ठीक है, तो इसलिए हम अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर क्या करते हैं, पेशेंट्स को देते हैं। तो ऑप्शन बी आपके साथ इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। 19 में कहते हैं कि पोटेंसी ऑफ एक्शन ऑफ, हमारे साथ अगर एक्शन की पोटेंसी, पोटेंसी से मुराद ये है कि शिद्दत के हवाले से अगर हम बात करें तो मेग्लिटोल जो है ये 6 टाइम हाइयर पोटेंट होते हैं देन ए कार्बोज से। अब आपको जो है ना, अब आप कहेंगे कि ये मेग्लिटोल क्या है, तो मेग्लिटोल जो है ये भी हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ वो ड्रग्स हैं जो कि क्या करते हैं, हम उन पेशेंट को देते हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। तो मेग्लिटोल जिसके ब्रांड नेम जो है ना ग्लाइसिड के नेम से भी ये आ सकते हैं, तो ये ओरल अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर होते हैं और ये हम टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को देते हैं ताकि इनका जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाए और ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो है वो स्लो हो जाए, जिससे फिर हमारी बॉडी में खाना खाने के बाद जो है ना ग्लूकोज जो है वो बनना क्या हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाते हैं या उसकी जो रफ्तार है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, तो खाना खाने के बाद जो है ना हम मेग्लिटोल या जो ग्लाइसिड नाम से ड्रग्स आते हैं वो हम पेशेंट्स को देते हैं। तो मेग्लिटोल की अगर हम बात करें तो ये एक कार्बोज के बनिस्बत 6 टाइम क्या होते हैं, फास्टर होते हैं या ज़्यादा पोटेंट होते हैं। 20 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग इन स्टिमुलेट बोथ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा एसिड ऑफ सेल। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन से ओरल ग्लाइसीमिक ड्रग है जिसकी वजह से बीटा सेल स्टिमुलेट होते हैं और दोनों जो हमारे साथ इंसुलिन की प्रोडक्शन और सिक्रीशन है दोनों जो है ना इससे इंक्रीज होती है। तो वो हमारे साथ ग्लेबिन क्लेमाइड है। ठीक है, क्या है, ग्लेबिन क्लेमाइड है। ग्लेबिन क्लेमाइड जैसे कि आप सबको पता है कि ग्लेबिन क्लेमाइड जो है ना ये हमारे साथ क्या है, ये भी हमारे साथ एक एंटी डायबिटिक ड्रग है। ठीक है, इसका काम ये होता है, इसको एक ब्रांड नेम अगर इसका हम देखें तो यूजुअली ग्लाइब्यूरेट नेम से भी इसको जाना जाता है। ओरल सल्फोनाइल यूरिया मेडिकेशन है। ठीक है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको हम देते हैं। इसका काम ये होता है कि ये हमारे पेनक्रियाज में मौजूद जो बीटा सेल है उसको क्या करती है, प्रेशराइज करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करो और उसको सिक्रीट करो। ठीक है, जिससे फिर ज़ाहिर बात है ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन होंगी तो फिर जितने भी कार्बोहाइड्रेट से बने हुए ग्लूकोज है उसकी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगी और ओवरऑल ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। 21 में कहते हैं कि करंटली यूज ओरल हाइपोग्लाइसीमिक बिग वनाइड इंक्लूड द फॉलोइंग। बिग वनाइड जो है सिंपल अल्फाज में ये हमारे साथ क्या है, इंसुलिन सेंसिटाइजर है। ठीक है, बिग वनाइड क्या है, इंसुलिन सैनिटाइजर, इंसुलिन इंसुलिन सेंसिटाइजर, सेंसिटाइजर। बिल्कुल इंसुलिन सेंसिटाइजर। ठीक है, सिंपल अल्फाज में टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको हम देते हैं। इसके ज़रिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल को हम क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये लिवर पर जो है ना इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जो इसकी वजह से जो ग्लूकोज की क्या लिवर में जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही होती है उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ इंटेस्टाइन पर इसके इफेक्ट होते हैं जिसके ज़रिए इंटेस्टाइन पर ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं करती और इस तरह से फिर ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में जमा नहीं होता और ग्लूकोज लेवल फिर नीचे रहती हैं। तो हमारे साथ जो बिग वनाइड्स है, ठीक है, इसमें आपके पास रेपाग्लिनाइड्स भी आते हैं, मेटफॉर्मिन भी आते हैं और फिनफॉर्मिन भी आते हैं, लेकिन हमारे साथ जो लास्ट वाला है ऑप्शन डी ग्लिपेजिड, ये आपके साथ जो है ना बिगवनाइड्स में नहीं आते। तो ये चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत जो है ना आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात होनी चाहिए।
इससे एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। ये आपका जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, इससे लाजमी तौर पर 3-4 एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि द एक्शन ऑफ इंसुलिन इज पोटेंशिएटेड बाय, इंसुलिन के जो इफ़ेक्ट है इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको हम इंसुलिन सेंसिटाइज़र के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। और इंसुलिन सेंसिटाइज़र में आपके पास कौन से इंसुलिन सेंसिटाइज़र हैं? बिगवनाइड जो सर है ये, बिगोनाइट्स। बिगवनाइड जो है ये इंसुलिन सेंसिटाइज़र है, ठीक है। तो इंसुलिन, इनका काम ये होता है कि ये इंसुलिन के सामने ग्लूकोज को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो इजीली ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके उसको कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 23 में। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ, अगर बिगवनाइट्स की हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो क्लोरप्रोपामाइड इज मोर देन दैट ऑफ टोलबुटामाइड। क्लोरप्रोपामाइड का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, काम करने का जो तरीका होता है, वो ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा टाइम लेती है बनिस्बत टोलबुटामाइड के, ठीक है। 24 में कहते हैं कि साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइल यूरेज आर लेस देन दोज ऑफ बिगवनाइट्स, दिस कंसिडरेशन इज। अब कहते हैं कि जो बिगवनाइट्स हम यूज़ करते हैं तो इसके बनिस्बत जो सल्फोनाइल यूरेज होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? कम होते हैं। तो आया ये बात ठीक है या नहीं? तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए हमारे साथ आएगा। 25 में कहते हैं बिगवनाइट्स आर यूज इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिक शॉक। अगर हाइपरग्लाइसीमिक शॉक हुई हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो एकदम से, तो उस कंडीशन में हम जो बिगवानाइड्स है वो हम नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा जी, 26 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज इम्पोर्टेंट हार्मोनल एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी। तो ग्लूकेगॉन एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिट काम करना। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम ग्लूकोज को घटाना होता है। एंटागोनिस्ट का काम क्या होगा? वो जो है ना ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। तो इंसुलिन जो है ना ये घटाती है, जबकि ग्लूकेगॉन जो है ना ये बढ़ाती है। इसी तरह से इंसुलिन जो है ना क्या करती है, अपने एक्टिविटीज़ को बढ़ाती है, जबकि एड्रिनल स्टेरॉइड्स हो गए या एड्रेनलिन हो गई ये घटाते हैं, इसके ऑपोजिट काम करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें हमारे साथ क्या आएगा? करेक्ट आएगा। अब ग्लूकेगॉन के हवाले से आपसे पूछ रहे हैं कि ग्लूकेगॉन क्या है, तो ये भी प्रोटीन से बना हुआ या ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ हमारे साथ एक कंपाउंड होता है, जिसका मोलिकुलर वेट सिर्फ और सिर्फ 6000 होता है। फॉर 28 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हाफ लाइफ ऑफ ग्लूकेगॉन इज बिटवीन 6 and 8 hours विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ इंसुलिन। कहते हैं कि ग्लूकेगॉन की जो हाफ लाइफ है वो 6 से 8 घंटे के दरमियान में होती है, जो कि बिल्कुल इंसुलिन के हाफ लाइफ की तरह ही होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना ग्लूकेगॉन के हवाले से जो की गई है ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन डी हमारे साथ नहीं आएगा। बाकी जितने भी जो ऑप्शन है ये क्या है? ये एक्यूरेट है, सही है, ये आपको पता होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन है? सर अच्छा जी, 29 में कहते हैं ग्लूकेगॉन कैन बी यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन एक्सेप्ट। सेवियर हाइपरग्लाइसीमिया में हम इसको यूज नहीं कर सकते। बाकी सेवियर हाइपोग्लाइसीमिया क्यों? क्योंकि ग्लूकेगॉन का काम होता है ग्लूकोज लेवल बढ़ाना, सॉरी, ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। अब अगर सेवियर हाइपरग्लाइसीमिया है, मतलब ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है, तो आप ग्लूकेगॉन को यूज नहीं कर सकते। कुछ समझ आ रही है? अच्छा जी, 30 में कहते हैं कि विच मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी इंक्लूड द फॉलोइंग। इंसुलिन थेरेपी की जो कॉम्प्लिकेशन है इंसुलिन थेरेपी की वजह से, तो वो क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है,
इंसुलिन एलर्जी हो सकती है, और लिपोडिस्ट्रोफी एट एन इंजेक्शन साइट, जिस जगह इंजेक्शन लगाया जाता है तो वहाँ पर वो एरिया जो है ख़राब हो सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसमें आपके पास क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, अभी ये ख़त्म होगा तो दोबारा से 10 मिनट बाद तो यूनिट नंबर 5 का सेक्शन बी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे साथ हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन, थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स है। इसको अब हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो हाइपोथैलेमस होता है, तो ये एक ख़ास तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे सिंपल अल्फाज में क्या होते हैं, स्टिमुलेटर्स होते हैं। जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे कि हमारे साथ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे कि हमारे साथ सोमेटोस्टेटिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो स्टिमुलेटिंग का वर्ड जहाँ पर भी आएगा तो आप लोगों ने डायरेक्टली समझ जाना है कि ये जो हार्मोन जहाँ से प्रोड्यूस और सिक्रीट हुआ है तो वो एरिया कौन सी है, हाइपोथैलेमस है। अब मिसाल के तौर पर हाइपोथैलेमस क्या करती है, हाइपोथैलेमस एक खास तरह के हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एंटी डायरेटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या एस एच ASH मतलब या DSH डायरेटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये सिक्रीट हो गई है आपके हाइपोथैलेमस से। ये नीचे आती है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है आपके पास दो लोब है, एक इंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। अब अगर इंटीरियर लोब की हम बात करें तो ये 6 मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन आ गए, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ गए, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ थायराइड हार्मोन आ गए, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी तरह से हमारे साथ एक और हार्मोन है, क्या कहते हैं उसको, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है कि इस तरह से, हाँ, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसको क्या करता है, रिलीज करता है। अच्छा जी, जो पोस्टीरियर लोब है तो ये सिर्फ और सिर्फ दो तरह के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। एक हमारे साथ क्या है, एक हमारे साथ ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है और एक हमारे साथ एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ठीक है। सो ये तो हमारे साथ बात हो गई पिट्यूटरी हार्मोन की, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ थायराइड ग्लैंड आता है, सही है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बात जो है ना लंबी हो रही है तो इसको हम लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसको आवाज़ नहीं आ रही, आप दोबारा से कनेक्ट करें, आपको आवाज़ आ जाएगी काइंडली। हार्मोन्स, और हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन जो है ये असल में हमारे साथ एंडोक्राइन ग्लैंड, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो जो चीज़ सीक्रेट करती है, मतलब प्रोटीन से बने हुए हमारे साथ जो प्रोडक्ट्स होते हैं सिंपल अल्फाज में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। मतलब वो प्रोडक्ट जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, उसको क्या करती है, सिक्रीट करती है, उसको प्रोड्यूस करके उसको सिक्रीट करती है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसको हम हार्मोन कहते हैं। टू में कहते हैं सेलेक्ट एन एंडोक्राइन ड्रग विच इज एन इमाइनो एसिड डेरिवेटिव, कहते हैं कि वो एंडोक्राइन ड्रग जो है ना सेलेक्ट करे जो कि अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन से बने होते हैं। तो वो हमारे साथ थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन मतलब जो T4 हार्मोन होते हैं ना, जिसको हम टेट्रा आइडोथायरोनिन कहते हैं, या जिसको हम टेट्रा या थायरोक्सिन कहते हैं, ठीक है। तो थायरोक्सिन जो है ये प्रोटीन से बने हुए हमारे साथ क्या है, एंडोक्राइन ड्रग्स है। 3 में कहते हैं सेलेक्ट एन एंडोक्राइन ड्रग विच इज पेप्टाइड डेरिवेटिव। पेप्टाइड्स क्या है, पेप्टाइड भी ये भी हमारे साथ प्रोटीन है, ठीक है। पेप्टाइड से ही तो ऑक्सीटॉक्सिन जो है ये पेप्टाइड से बने हुए होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ड्रग है, पेप्टाइड से बने होते हैं। 4 में कहते हैं कि एंडोक्राइन ड्रग विच इज स्टीरॉयडल डेरिवेटिव, मतलब जो कि हमारे साथ लिपिड से बने होते हैं, स्टीरॉयड से बने होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वो एंडोक्राइन ड्रग हमें बताए। तो हाइड्रोकार्टिसोन जो है ये हमारे साथ वो एंडोक्राइन ड्रग है जो कि स्टीरॉयड से बना होता है, स्टीरॉयडल होता है, सही है।
5 में कहते हैं कि हार्मोन एनालॉग्स आर, हार्मोन्स के जो एनालॉग्स है ये क्या है, ये हमारे साथ सिंथेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग हार्मोन की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हार्मोन्स एनालॉग्स। 6 में कहते हैं कि रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन इंडिकेट द फॉल स्टेटमेंट, कहते हैं कि हार्मोन्स का जो काम करने का तरीका होता है उसके हवाले से गलत जो स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन की है तो वो गलत स्टेटमेंट हमें बताए कि कौन सी बात गलत है हार्मोन के हवाले से। हार्मोन इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द वॉल ऑफ द सेल, तो ये बात बिल्कुल गलत है, किसी खास किस्म के रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता जो कि सेल के वॉल में मौजूद हो। ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें क्या आएगा, गलत आएगा। बाकी हमारे साथ क्या है, ठीक है। 7 में कहते हैं कि हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोमीन हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो हमारा जो हाइपोथैलेमस है और जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, मतलब हाइपोथैलेमस से जो प्रोड्यूस होते हैं और पिट्यूटरी से जो सिक्रीट होते हैं, हैव फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन इन 3 वेज, मतलब इनका 3 जगहों पर जो है ना फार्माकोलॉजिकली इसको हम खास मकसद के लिए यूज़ करते हैं, सिवाय एक के जिसमें हम इसको यूज़ नहीं करते। तो वो एक हमारे साथ कौन सा है जिसमें हम इसको यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो क्या है, ऑप्शन डी, एज फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के तौर पर हम हार्मोन को कभी भी यूज नहीं करते। ऑप्शन डी इसमें आपके पास क्या आएगा, गलत आएगा, अब हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन के हवाले से। 8 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमिक ग्लैंड, हमारे साथ जो हाइपोथैलेमिक ग्लैंड होता है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमिक ग्लैंड से मंजर में से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, हमारा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है उससे सिक्रीट होता है, ठीक है। एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है, एक इपिथैलेमस होता है, तो जो हाइपोथैलेमस है जो कि थैलेमस के नीचे होता है, तो ये एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। 9 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि 6 मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन ये वो हार्मोन है जो कि हमारे जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का वहाँ से ये क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। बाकी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गए, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, ये नहीं है, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन्स जिसको हम सोमेटोट्रोपिन या जीएच कहते हैं ये हमारे साथ पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है। 10 में कहते हैं द पोस्टीरियर एंटीरियर लोब, सॉरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट सिक्रीट, तो मैंने आपको कहा है कि सिर्फ दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन, ठीक है, वेजोप्रेसिन जिसको हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं। तो इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी होंगे तो वो हमारे साथ सही नहीं होंगे, तो ग्रोथ हार्मोन जो है ना ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस नहीं होता, सही है। अच्छा जी, 11 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अ टारगेट फॉर प्रोलैक्टिन, तो आप सबको पता है प्रोलैक्टिन जो है ना ये आपके मिल्क में पाया जाता है, तो मिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ब्रेस्ट से प्रोड्यूस होता है, मेमोरी ग्लैंड से, सही है। तो प्रोलैक्टिन का जो टारगेट ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड होते हैं, मेमोरी ग्लैंड जो कि ब्रेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हार्मोन इज अ टारगेट फॉर ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन के लिए आपके मसल, स्केलेटन मसल जो है ये क्या होते हैं, टारगेट होते हैं, सही है, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ग्रोथ हार्मोन के लिए टारगेट ऑर्गन हार्मोन्स है, ठीक है, जो इसके लिए जो टारगेट होता है वो क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऑप्शन 20 में करेक्ट आएगा। 11-13 में कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ हार्मोन आर ट्रू एक्सेप्ट, सिवाय ए के जो कि ग्रोथ हार्मोन क्या ठीक नहीं है, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे, सॉरी। हाइपर सिक्रीशन कैन रिजल्ट इन एक्रोमेगली, देखो
मुख्तलिफ एज में अगर ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रेशन या अंडर सिक्रेशन होती है तो इसकी वजह से फिजिकली एबनॉर्मेलिटी जो है ना आपको पेशेंट में देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा है और बचपने में उसकी जो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन सिक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि बचपन में हो रही है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक जायंट की तरह आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में जाइगेंटिज्म कहते हैं। जाइगेंटिज्म जायंट लाइक स्ट्रक्चर इसका हो जाता है। अब अगर इसी बचपने में इसका जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़रूरत से कम प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसको ज़रूरत के मुताबिक ग्रोथ हार्मोन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ ना होने की वजह से ये बौनेपन का शिकार हो जाएगा, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं। अब अगर एक बंदा है वो जवान है, ठीक है, और जवानी में उसकी जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा मकदार में उस जो है ना डेली बेसिस पर उसकी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है। तो इस ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से इसके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट जो है ना वो एसाइमेट्री का शिकार हो जाते हैं। मतलब ये है कि उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो रेशो होती है या प्रोपोर्शन होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब ये कि किसी का जो जॉ बोन होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लंबा बड़ा हो जाता है। किसी का जो फ्रंटल बोन होता है ये बहुत लंबा हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो आपको जो है ना फिर क्लियरली वो वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। तो इस कंडीशन को हम एक्रोमेगली कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोमेगली कहते हैं। तो हाइपर सिक्रीशन की वजह से एक्रोमेगली का होना, ये क्या है, ये हमारे साथ क्या है, ये करेक्ट नहीं है, बाकी सब कुछ हो सकता है। 14 में कहते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के हवाले से जो करेक्ट स्टेटमेंट है मंदरजिन में तमाम ठीक है सिवाय एक के जो कि ठीक नहीं है। तो वो एक हमारे साथ कौन सा है? The oral route is the preferred route of administration। तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के हवाले से जो ओरल रूट का बताया गया है कि ये सबसे बेस्ट रूट है, प्रेफर किया जाता है, तो ये बात जो है ना गलत है। 15 में कहते हैं हाइपोथैलेमिक कंट्रोल एग्जिस्ट फॉर द थायराइड ग्लैंड, दिस कंसिडरेशन इज बिल्कुल। थायराइड ग्लैंड के लिए जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस थायराइड हार्मोन की जो सिक्रीशन है या थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना, ये जो है ना हाइपोथैलेमस के अंडर आता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें एक्यूरेट आएगा। 16 में कहते हैं इंडिकेट ऑफ ब्रोमोक्रिप्टीन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। कहते हैं कि ब्रोमोक्रिप्टीन जो है ये मंदर झेल सिचुएशन में हम दे सकते हैं सिवाय एक के। तो प्रोलैक्टिन डिफिशिएंसी इस कंडीशन में हम नहीं दे सकते। अगर किसी के बॉडी में प्रोलैक्टिन की कमी है तो इस कंडीशन में हम ये ब्रोमोक्रिप्टीन नहीं दे सकते। 17 में कहते हैं करंटली यूज डोपामीन एगोनिस्ट डिक्रीजिंग पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन सिक्रीशन आर फॉलोइंग। कहते हैं कि करंटली हमारे साथ जो डोपामीन एगोनिस्ट यूज़ होते हैं तो ये क्या करती है, पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन की जो सिक्रीशन है उसको डिक्रीज करती है। तो कहते हैं कि वो कौन सी डोपामीन है जो कि डिक्रीज करती है, तो इसमें हमारे साथ ब्रोमोक्रिप्टीन हो गए, कार्बागोलिन हो गए और परगोलाइड हो गए। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ वो डोपामीन है जो कि प्रोलैक्टिन की जो सिक्रीशन है इसको क्या करती है, डिक्रीज करती है। सो ऑल ऑफ द अबव आएगा। 18 में कहते हैं कि इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन आर फॉलोइंग। सो ऑल ऑफ द अबव इसमें हमारे साथ आएगा। ऑक्सीटॉक्सिन का तो आप सबको पता है, कॉमनली लेबर में ये बहुत ज़्यादा इसकी सिक्रीशन प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जो कि मसल कंट्रैक्शन में काम करती है। सही है। अच्छा जी, यूट्रस की कंट्रैक्शन में काम करती है। अच्छा जी, 15 यूट्रस नहीं है, विजाइना है। सही है। 19 में कहते हैं कि इंडिकेशन ऑफ वेसोप्रेशन आर। वेसोप्रेशन जो है ना इसकी सिक्रीशन कब होगी, तो डायबिटीज़ मिलाइटस में इसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, हाइपरटेंशन में और पिट्यूटरी डायबिटीज़ इंसिपिडस में जो है ना, अच्छा जी सॉरी,
पिट्यूटरी डायबिटीज़ इंसिपिडस में इसकी सिक्रीशन जो है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बंदे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, जिसकी वजह से बार बार वो जो है ना पानी पीने जाता है और यूरिनेट भी करते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपके पास एक्यूरेट आता है। सही है। वेसोप्रेसिन पोजेसिस द फॉलोइंग। तो वेसोप्रेसिन जो है ये असल में हमारे साथ एंटी डायरेटिक हार्मोन है। ठीक है, क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 21 में कहते हैं ऑक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग इफेक्ट। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें हमारे साथ एक्यूरेट आएगा। तो ऑल अबव कौन कौन से, वो सब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ये ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से होती है। इसके अलावा प्रोग्रेस ऑफ स्पर्मेटोजोन द यूट्रीन कैविटी में जो स्पर्म होते हैं वो ओवरीज के वे मौजूद जो एग्जोटर्स की तरफ उनका जो है ना मूवमेंट का होना, तो ये भी यही जो है ना ऑक्सीटॉक्सिन इसको पॉसिबल बनाती है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, MCQs 23 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। तो पहली बात तो ये है कि हाइपोथायराइड से मुराद ये है कि वो कंडीशन जिसमें थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम होती है। मतलब ये है कि थायराइड हार्मोन की क्या होती है? डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, जिसकी वजह से लार्जली बाय रिवर्सिबल स्लोइंग डाउन ऑफ ऑल बॉडी फंक्शन, जिसकी वजह से तमाम बॉडी फंक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही होती है? स्लो डाउन होती चली जाती है। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड। तो थायरोक्सिन जो है ये हमारे साथ वो हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करती है, जो कि ऑलरेडी हमारे साथ टेट्रा आइडोथायरोनिन T4 जो होते हैं उसको हम थायरोक्सिन कहते हैं, और जो T3 है उसको हम थायरोनिन कहते हैं, थायरोनिन। ठीक है, ट्राई आइडोथायरोनिन। 25 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड। तो ट्राई आइडोथायरोनिन जो है थायराइड ग्लैंड के जरिए क्या होती है? इसकी प्रोडक्शन होती है। अगर T3 और T4 लिखा होता तो फिर आप बोथ लिखते, बोथ ए बी दोनों को आप मेंशन करते। 26 में कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट द फॉलोइंग। तो आयोडीन अपटेक, ठीक है, इसके अलावा आइडोथायरोग्लोबुलिन को बनाना और थायराइड हार्मोन को जो है ना प्लाज्मा में रिलीज करना, ये सारे काम कौन करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करते हैं। तो ये सिंपल MCQ से थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान देके इसको आपने क्या करना होगा? पढ़ना होगा मजीद। अच्छा जी, ये तो हो गया। थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस वेरियस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इंडिकेट द रॉन्ग स्टेटमेंट। डिक्लाइन द बेसल मेटाबॉलिक रेट, सबसे रॉन्ग। थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन जब भी होती है तो इसकी सिक्रीशन के साथ हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? मुतासर होता है। तो अगर इसकी सिक्रीशन ही नहीं हो रही तो इसका मतलब ये मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होने की बजाय क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो डिक्लाइन जो है ना हमारे साथ बेसल मेटाबॉलिक रेट जो इन द बॉडी, ये हमारे साथ क्या है? गलत स्टेटमेंट है थायराइड हार्मोन के हवाले से। 28 में कहते हैं सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन आर कंट्रोल्ड बाय। तो जाहिर बात है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ये इसको कंट्रोल करता है, हिपोथैलेमस और ब्लड लेवल ऑफ। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आएगा। ठीक है, हमारे साथ ऑल ऑफ द अबव। MCQs 29। Thyrotropin stimulates the following processes: release thyroxine and triiodothyronine। थायरोट्रोपिन जो कि हमारे साथ क्या है? एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन को क्या करती है? रिलीज करती है। ट्राईआइडोथायरोनिन सिंपल अल्फाज में मतलब T4 है, सॉरी T3 है, और थायरोक्सिन मतलब T4 है। 30 में कहते हैं कि द रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायरोट्रोपिन इज कंट्रोल बाय। अब जिस रेट के साथ थायरोट्रोपिन जो है ना वो क्या हो रहा होता है? रिलीज हो रहा होता है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इज कंट्रोल बाय हु? द कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन ब्लड। ब्लड में थायराइड हार्मोन कितने मिकदार में है, इसी की कंसंट्रेशन के मुताबिक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी आएगा। 31 में कहते हैं कि इंडिकेट द थायराइड हार्मोन आर फॉलोइंग।
मंदरजील सिचुएशन में आप थायराइड हार्मोन यूज़ कर सकते सिवाय एक के। सिंपल ओबेसिटी के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। 32 में कहते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन इज़ द फॉलोइंग। तो ज़ाहिर बात है ये क्या करती है, इज़ोप्थल्मोस काज करती है। मतलब ये है कि लोगों के जो आई बॉल है ये बहुत ज़्यादा जो आई सॉकेट होते हैं उससे बाहर निकल आते हैं और ऐसे लग रहा होता है जैसे कि बस अभी गिर जाएंगे। 39 में कहते हैं करंटली यूज एंटी डायरेटिक ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग सिवाय एक के। तो वो एक हमारे साथ कौन सा है, या इस मंजिल में से फॉलो, तो उसमें से जो हमारे साथ जो एक आता है वो क्या है, पोटाशियम पर क्लोरेट। सही है, पोटाशियम पर क्लोरेट। 34 में कहते हैं इन एन एरिया वेयर गाइटर इज एंडेमिक विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज। जहाँ पर गाइटर जो है एंडेमिक हो। सही है, सॉरी सही है। तो इसमें आपके पास आयोडीन 1 पार्ट इन 10 या इन 1 लेग में से 1 पार्ट जो है ना वहाँ पर दिए जाते हैं। लोग कहते हैं 10 लाख में से एक बंदा। तो ये हमारे साथ एस्टिमेट है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है ना इसका शिकार होते हैं बॉडी में इसकी कमी की वजह से। 35 में कहते हैं आयोडीन प्रिपरेशन कैन बी यूज द फॉलोइंग सिचुएशन एक्सेप्ट। इसको हम आइडोलिज्म में नहीं यूज करते। आइडोलिज्म आइडोलिज्म ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आपके पास सही आएगा। 36 में कहते हैं डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डोज ऑफ आयोडीन टू थायरोटॉक्सिक पेशेंट काज। कहते हैं एक पेशेंट जो कि ऑलरेडी उसको जो है ना उसका जो थायराइड लेने वो मुतासर हो चुके हैं थायरोटॉक्सिसिटी की बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं कि मदरसे में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसे बंदे के लिए जो है ना सबसे बेस्ट रहेगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा वो क्या है, दे थायराइड ग्लैंड ग्रोइंग फ्रॉम ए लेस वेस्कुलर। इसके अलावा बाकी सारी बातें जो है ना क्या है, ठीक है, ऑप्शन डी के अलावा। रेडियो आयोडीन 131 और 132 is suitable for what, is suitable for early patient द पाराचेले सॉरी एल्डरली पेशेंट के लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, सूटेबल होता है। हाँ, रेडियो आयोडीन इन द बॉडी इमिट मेनली बीटा रेडिएशन जो है ना ये क्या करती है, इमिट करती है। तो ऑप्शन ए इसमें आपके साथ क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी एमसीक्यूज जो है ना आप लोगों ने खुद